Hello guys, so in this video we will begin the last chapter of our book Vistas and that is Ivan Streisand O level। अब मैं बीच बीच में से चैप्टर क्यों करवा रही हूँ तुम लोग यही सोच रहे होगे। वो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इवान स्ट्राइसन ओ लेवल जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को। हालांकि इसकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल लगती नहीं है, मतलब बिल्कुल मुश्किल है नहीं, बट पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों इतनी ज़्यादा मुश्किल लगती है। ये देखो, अगर कोई फिल्म एक ऐसी हो तो तुम्हें भले ही समझ ना आए, अगर तुम उसे दोबारा देखोगे उसी मूवी को, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये चैप्टर सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें लगा लो इतना सस्पेंस है इस मूवी में। एक तरह से इस मूवी लगा के चलो तुम, जैसे एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई मूवी होती है ना, उसे इस चैप्टर में बिल्कुल वैसे लगाओ। इस चैप्टर में जितने भी सीन्स हैं ना सारे मूवीज़ की तरह होते हैं, जैसे मूवीज़ में एक के बाद एक ऐसे मतलब आते रहते हैं ना सीन्स, बिल्कुल प्री प्लान जो है वो सब कुछ है इसमें। ठीक है गाइज, और ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है क्योंकि बिल्कुल इसके कैरेक्टर्स एक मूवी के कैरेक्टर्स की तरह, जिस तरह से मूवी के कैरेक्टर्स को याद रखते हैं ना उसी तरह से इसके कैरेक्टर्स को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। बट फिर भी मुझे नहीं पता कि क्यों ये सबको मुश्किल लगता है। मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही, चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कॉलिन डेक्स्टर के बारे में देखते हैं। कॉलिन डेक्स्टर कौन है? हमारे ऑथर हैं। हमारे जो ऑथर हैं ये हमेशा नॉवेल्स लिखते थे इस बेसिस पे। ठीक है, किस बेसिस पे नॉवेल्स लिखते थे? जो ऑथर है हमारे कॉलिन डेक्स्टर, ये हमेशा जो है वो क्या लिखते थे, वो नॉवेल्स लिखते थे। और वो यू कैन से दैट कि वो सीरियल्स वगैरह भी लिखते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसके सीरियल से इंस्पायर होकर जो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो सिर्फ दो ही बनते थे, या तो वो क्रिमिनल्स बनते थे या फिर वो पुलिस वाले बनते थे। इसका इतना ज़्यादा एक होल्ड जो है वो आप कह सकते हो। जो हमारा ऑथर है उसका नाम फुल नेम है नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है हमारे ऑथर का? नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर का इसका पूरा नाम है। इनका बॉर्न 29 सैप 1930 में हुआ था, यानी इनका बर्थ कब हुआ था? 29 सितंबर 1930 में इनका बर्थ हुआ था। स्टैंड फॉर लिंकोसाइंस, लिलको जो है लिलकॉन शाइस नाम की जगह पे। इंग्लिश ऑथर जो हैं इनका जो मतलब जो हमारे ऑथर है ना इनका इंस्पेक्टर मोर्स नॉवेल्स है। ठीक है, बेसिकली इनके इंग्लिश नॉवेल्स और किस नाम से है? इंस्पेक्टर मोर्स नॉवेल्स हैं। क्यों? अब इनके साथ ये जो नॉवेल्स हैं ना सारे क्राइम से रिलेटेड है, क्रिमिनल से रिलेटेड हैं। इनके जो नॉवेल्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे कि इनके नॉवेल्स को पढ़ के, इनके सीरियल्स को देख के, पहले के टाइम पे जो है वो सीरियल्स भी आते थे इनके पूरे, मतलब कह लो एपिसोड सीरियल्स वेब सीरीज टाइप में लगा लो आते थे इनके। बट जब गवर्नमेंट्स को ये पता चला कि हाँ भी इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे, कि या तो इनके जो सीरियल्स हैं इनकी स्टोरीज उन्हें पढ़ के लोग क्रिमिनल्स बनते थे या फिर पुलिस वाले बनते थे, तो इनके सीरियल्स को बैन कर दिया गया। इनका अब कोई भी सीरियल नहीं आता, बट स्टिल एक आधा कोई ऐसे शो होगा जो आपको मिल सकता है। बाकी ये था, ये जो हमारे जो ऑथर हैं ये इन्हें स्टैनफोर्ड स्कूल से एजुकेशन मिली थी। नेशनल सर्विसेज जो है इन्होंने अपने रॉयल कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में दी थी। ठीक है, 1954 में इन्होंने अपना टीचिंग में जो करियर है वो स्टार्ट करा था। उसके बाद ये असिस्टेंट बन गए थे क्लासिक्स मेंटर एट वेंस्टन स्कूल लेस्टर में। ठीक है, 1966 में इन्हें फोर्स किया गया था बाय द ऑनसेट ऑफ डेफनर्स टू रिटायर फ्रॉम टीचिंग एंड टुक अप द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, डेलीगेसी ऑफ लोकल एग्जामिनेशंस इन ऑक्सफोर्ड। ठीक है, और इन्हें जो अपनी ये जो जॉब थी इससे कब रिटायरमेंट मिली थी? 1989 में मिली थी। अब मुझे पता आप लोग पहले ही कंफ्यूज हो चुके हो, सो मैं इसे आसान से आसान शब्दों में बता देती हूँ। ऑथर के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर है हमारे, उनका बर्थ 29 सितंबर 1930 में स्टैनफोर्ड नाम की एक जगह पे हुआ था। इनका जो मैं बता रही थी ना इनके नॉवेल्स थे, इनके उस नॉवल का नाम था इंस्पेक्टर मोर्स नॉवेल्स।
और ये नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस थे और इसका बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा था लोगों पे कि वो सिर्फ दो ही चीज़ निकल के आती थी, या तो क्रिमिनल या फिर पुलिस। अब मैं इस बात पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, ये बात मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना, ये पूरी एक ड्रामेटिक स्टोरी है। मैं कह रही हूँ बिल्कुल तुम्हें ये एक फिल्म की स्टोरी की तरह लगेगी, ठीक है, थोड़ा उससे कंपेयर करते हुए चलना। उसके बाद ये बताया था इनका बर्थ कब हुआ था। इनका बर्थ 29 सितंबर 1930 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 1954 में अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करा था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो 1953 में कंप्लीट कर ली थी। 1966 में इन्हें जो ऑनर थे डेफनर्स के, एक यूनिवर्सिटी है उसके ऑनर ने इन्हें जो है फोर्स करा था कि अपना टीचिंग छोड़ के, एंड जो जिस भी यूनिवर्सिटी में स्कूल में टीच करे थे उसको टीचिंग को जो है छोड़ दे, उससे रिटायरमेंट ले ले और सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी की ऑक्सफोर्ड डेलीगेसी की यूनिवर्सिटी में पोस्ट जो है वो ले ले, एक्सेप्ट कर ले, जो कि किसका काम करती थी, लोकल एग्जामिनेशंस का काम करती थी। और इन्हें अपनी उस जॉब से 1988 में जो है रिटायरमेंट मिली। सो गाइस, एक हम जैसे जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का। अब मैं इंट्रोडक्शन क्यों बता रही हूँ इस चैप्टर में, इस जो वीडियो है ना इसमें हम सिर्फ जो है वो हमने ऑथर के बारे में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन करेंगे हम चैप्टर का, और सिर्फ थोड़े से इसके ड्रामेटिक पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पर्सोने लिखा है ना, पर्सोने का मतलब है पर्सन। ये चैप्टर जो है बेसिकली बच्चों को, मतलब वैसे तो इसकी स्टोरी है इंटरेस्टिंग, बट इस चैप्टर का मेन डिफ़िकल्ट होने का रीज़न क्या है कि इसमें बहुत सारे एब्रीविएशंस यूज़ करे गए हैं। आप लोगों ने 11th में, जो अब 12th में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 11th में नोट मेकिंग करी हुई है ना, नोट मेकिंग, तो उन्हें पता है कि तो एब्रीविएशंस क्या होता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर का ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन सा पढ़ेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में, बस दैट्स इट। और अगली वीडियो में फिर मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। इस स्टोरी में एक बंदा है इवांस नाम का, जो कौन है, पहले हम इसके जो हैं ड्रामेटिक पर्सन्स पढ़ लेते हैं। ड्रामेटिक पर्सन्स मतलब जो जिनके थ्रू ये रोल प्ले करा गया है। ड्रामेटिक पर्सन्स में पर्सोने का मतलब क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पर्सन्स। कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पर्सन्स। इसमें थोड़े से पर्सन्स है। एक तो है सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड का। एग्जामिनेशन बोर्ड का क्यों है, क्योंकि एक इसमें जो है एक जेम्स इवांस नाम का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट आप कह सकते हो कि मेन कैरेक्टर है इसमें। जो जेम्स इवांस है ना, ये क्या है, एक प्रोटैगनिस्ट है। क्या है, ये एक प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर है, बट ये क्या है, एक प्रिजनर है और ये जेल को तोड़ के भागने की कोशिश कर चुका है पहले ही 3 बार। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ही चौथी बार जेल को तोड़ के भाग जाता है। ऐसा नहीं अभी ईंट वगैरह लेगा, जैसे थोड़ा मार के जेल को तोड़ के भागेगा, मतलब ये काफ़ी बार पहले 3 बार कोशिश कर चुका है और ये भागने में जो है वो सक्सेसफुल भी हुआ था, बट फिर इसे पकड़ लिया गया था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसने चौथी बार कैसे ट्राई करा भागने के लिए और ये भागने में सक्सेसफुल भी हुआ, बट इसे फिर से पकड़ लिया गया। बट इसने ऐसी ट्रिक इस बार यूज़ करी थी, ऐसी इसने प्लानिंग करी थी कि ये उस टाइम पे भी जब गवर्नर ने इसे पकड़ा, जब भी ये गवर्नर की गलती की वजह से ही, जब गवर्नर के हाथों ही ये क्या हुआ, ये वहाँ से बचकर निकल गया। ठीक है गाइज। अब हमारा क्या है, जेम्स इवांस क्या है, प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, बट ये क्या है, एक प्रिजनर है, ठीक है। सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का। अब स्टोरी तो एक क्रिमिनल के बारे में है, बट यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी का क्या काम आ गया भाई। वो काम इसीलिए आया क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इवांस स्ट्राइजन ओ लेवल। इवांस स्ट्राइजन ओ लेवल। अब इवांस तो हमें पता चल गया ये इवांस कौन है, उसने ट्राई करा एक ओ लेवल को। अब ये ओ लेवल क्या है, किसी को पता है कुछ, ये ओ लेवल है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। और अगर आप लोग को पता है वेल एंड गुड, अगर आपको अच्छे से पता है और आपको फुल कॉन्फिडेंस है खुद पे कि हाँ भाई हमें पता है, हमें दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो स्किप कर देना वीडियो, अदरवाइज़ आप लोग दोबारा से सुन लेना। ओ लेवल इवांस तो हमें पता चल गया क्या है। इवांस का पूरा नाम क्या है, जेम्स इवांस। वर्मा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रिजनर है, ये एक प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। उसने ट्राई करा एक ओ लेवल को। अब देखो ओ लेवल क्या है,
जैसे आज के टाइम में प्रेजेंट डे वर्ल्ड में टीचिंग के जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसमें जाने के लिए हमारे पास जेबीटी की डिग्री होना, जेबीटी जो है उसकी डिग्री होना मस्ट है। उसी तरीके से हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए मतलब उसका एक ओ लेवल एग्जामिनेशन होती है, हर लैंग्वेज में होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज में जैसे ये देखने के लिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर आप जाओगे मतलब प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए, ये नहीं है कि जो स्कूल्स वगैरह में हम सिखाया जाता है, बट किसी भी अदर लैंग्वेज जैसे आपने कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है, कोई जैसे कोई भी अगर आपने लैंग्वेज सीखी है, पंजाबी लगा लो, हिंदी लगा लो, अगर आप उसे अच्छे से सीखना चाहते हो, उसकी एक एक चीज़ जानना चाहते हो उस लैंग्वेज की, ठीक है, और शायद आप ये उसकी गहराइयों में जाना चाहते हो, तो उसको जानने के लिए आपके लिए मस्ट है कि आप एक ओ लेवल का एग्जामिनेशन दोगे। ओ लेवल बेसिकली किस चीज़ को रेफ़र करता है? ओ लेवल रेफर्स टू द बेसिक लेवल, कि इसमें सिर्फ बेसिक का टेस्ट होता है, जैसे ABC वोवल्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, थोड़ी बहुत ग्रामर पूछ ली, थोड़ी बहुत जो लिटरेचर पूछ लिया, थोड़ा बहुत जो है वो आपका राइटिंग सेक्शन से पूछ लिया, कुछ ऐसा सा ही लगा लो आप, ठीक है। ये क्या है, आपका एक ओ लेवल है, ठीक है। ओ लेवल क्या है? द जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन। जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन किस चीज़ का? ऑर्डनरी लेवल का। ओ लेवल रेफर्स टू द ऑर्डनरी लेवल। ओ लेवल की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डनरी लेवल। मतलब अगर कोई भी बंदा, आपको पता होगा कि जो कोई भी अगर आप जर्मनी में जा रहे हो या फिर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है, तो आपको एक ऑर्डनरी लेवल के टेस्ट को क्लियर करना होगा। क्यों क्लियर करना होगा? क्योंकि उसमें जो जर्मन है उसका पूरा बेसिक है, और उसी के बेसिस पे अगर आपने वो ओ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दिया, तो आप अगले नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल कौन सा है? नेक्स्ट लेवल है हमारा ए लेवल, उसके लिए वेरीफाई कर जाओगे और फिर आप उस लैंग्वेज को और ज़्यादा सीख सकते हो। लेकिन अगर आप ओ लेवल में अटक गए, आपको ओ लेवल क्लैरिफाई नहीं हुआ, तो आपको वो दोबारा प्रिपेयर करके दोबारा उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जब वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। ये एक जर्नल सर्टिफिकेट होता है एक एजुकेशन का, कोई से भी एजुकेशन का, जिसे ओ लेवल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ये एक सब्जेक्ट बेस्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है जो 1951 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ओ लेवल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1951 में। मैं सिर्फ इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि ओ लेवल का क्या मतलब है, ठीक है। सिर्फ मैं इसलिए ये सब कुछ बता रही हूँ, बाकी इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टाइटल, या फिर वाई इवांस ट्राइजन ओ लेवल इज़ द टाइटल सुटेबल फॉर द चैप्टर, तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये जो टाइटल है वो सुटेबल है, ये और जस्टिफाई द टाइटल, दोनों एक ही क्वेश्चन, दोनों में सेम क्वेश्चन लिखोगे, दोनों में सेम आंसर लिखोगे, ठीक है। वैसे तो आता नहीं है, बट क्या पता आ भी जाए, ठीक है। तो ओ लेवल की जो एग्ज़ामिनेशन है उसे कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? उसे 1951 में जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये जो हमारा चैप्टर है ना, इवांस ट्राइजन ओ लेवल, ये इंग्लैंड का चैप्टर है। मतलब ये जो स्टोरी है ये इंग्लैंड से बिलोंग कर रही है, ठीक है। क्यों बिलोंग कर रही है? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में, जो जेल यहाँ पर है ना, जिस जेल के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जो जेल यहाँ पर है, जिस जेल में जो है हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है जेम्स इवांस, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे रखा गया है, वो है ऑक्सफोर्ड कैसल में, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे क्या, इवन आज भी जो ऑक्सफोर्ड कैसल है उसे एक प्रिजन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। प्रिजन मतलब एक जेल के तौर पे उसे यूज़ किया जा रहा है, और उसमें कैदियों को डाला जा रहा है, उन्हें सज़ा मिलती है तो वो उन्हें रखते हैं, ठीक है। उसे आज तो नहीं, जैसे मतलब उसे 1888 के पीरियड से लेके 1896 का ये जो बीच का टाइम पीरियड था, कब तक? 1888 से लेके 1996 का जो पीरियड था, उसमें किस चीज़ को, ऑक्सफोर्ड कैसल को एक प्रिजन के तौर पे यूज़ करा गया था, ठीक है। और जो है इस प्रिजन का नाम पड़ गया था, इस प्रिजन का क्या नाम पड़ गया था, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें नाम दिया गया है, ये दे रखा हमें
ड्रामेटिक पर्सन्स में गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और इस प्रिजन का नाम क्या पड़ गया था, HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है 1 मार्क के लिए, तो याद कर लेना, कहीं इसको छोड़ जाऊँ, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर इवान स्ट्राइजन ओ लेवल। तो इसी वजह से जो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसे कॉल किया गया, जो सेक्रेटरी है उसका यहाँ पे रोल आया। क्यों आया, क्योंकि इवांस जो है वो एक जो है जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था, जिसकी वजह से उसे एक ओ लेवल का जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर करना था। और वो ऐसे क्यों करा था, उसने गवर्नर और बाकी ऑफिसर्स को तो यही बताया कि उसे अपना एकेडमिक सेशन जो है यानी जो उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसे इंक्रीज़ करना था। बट ऐसा था नहीं, एक्चुअली में उसने ओ लेवल का एग्जामिनेशन क्यों दिया, क्योंकि उसे बाहर जाना था, क्योंकि उसे जेल से भागना था। इसी वजह से अब उसका एग्जामिनेशन ये तो है नहीं कि जो जेल का जो सेक्रेटरी या फिर जेल के जो ऑफिसर्स हैं वो ले लेंगे। अगर उन्होंने ले भी लिया तो लोग उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। इसलिए एक जो है वो सेक्रेटरी को, एक एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को यहाँ पे रोल की ज़रूरत पड़ी। गवर्नर है HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड का, मैंने बताया था कि जो ऑक्सफोर्ड कैसल था उसे एक प्रिजन के लिए यूज़ करा गया था 1888 से लेकर 1996 तक, और उसका नाम पड़ गया था HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। जेम्स इवांस पढ़ लिया था, प्रिजनर है, प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का। मिस्टर जैक्सन एंड अ प्रिजन ऑफिसर, जो देखो ये जो मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स है ना, ये यहाँ पे ही दिए हुए हैं। ये जो मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स ये दोनों के हैं प्रिजन ऑफिसर्स हैं। द रेवरड MS मैकलरी एंड इन्वेस्टिगेटर कौन होता है गाइस, एग्जामिनेशन टीचर होता है। कौन होता है, एग्जामिनेशन टीचर होता है, ठीक है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अब ये देखो जैसे तुम सेंटर पे जाते हो, ठीक है, जो एग्ज़ाम देने बोर्ड का, वहाँ पे कोई तुम्हारे स्कूल का टीचर तो नहीं होता, तो कोई और टीचर होता है। वो टीचर क्या करता है, तुम्हारा एग्ज़ाम लेने आता है, ठीक है। वो टीचर क्या करता है, तुम्हारा एग्ज़ाम लेने आता है, उसे बोलते हैं इन्विजिलेटर, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हारे स्कूल में हो तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास टीचर तो नहीं खड़ी होती ना तुम्हारी क्लास में एग्ज़ाम लेने के लिए। क्या हुआ, अगर उसके किसी पेपर में ड्यूटी आ गई, बट आता तो कोई और ही टीचर है, भले वो तुम्हारे स्कूल का ही क्यों ना हो, जो तुम्हें स्कूल में एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है वो इन्विजिलेटर। और रेवरार्ड क्या होता है, अ चर्च मिनिस्टर। रेवार्ड क्या होता है गाइस, चर्च मिनिस्टर, ठीक है। रेवार्ड क्या होता है, चर्च मिनिस्टर, ठीक है। जो धर्मगुरु होता है, यू कैन सी दैट, जो धर्मगुरु होता है उसके नाम क्या के रेवार्ड लगा देते हैं, ठीक है। चर्च मिनिस्टर इन क्रिश्चियनिटी, चर्च मिनिस्टर वो किस उसका था, यानी किस धर्म का था चर्च मिनिस्टर, क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। और रेवराड हिंदी में समझने के लिए आप क्या कह सकते हो, जो धर्मगुरु होते हैं यानी जो प्रीस्ट होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, रेवराड, ठीक है। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट। अब मिस्टर कार्टर जो है यहाँ पे एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, उनका जो है वो भी रोल आएगा, क्योंकि हमें पता है हमेशा जब भी कोई ऐसा मूवीज़ वगैरह में सीन होता है तो हमेशा एक डिटेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम हियर मिस्टर कार्टर जो है वो एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, और मिस्टर बेल जो है वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। और ये जो हमारे करेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, और उनका क्या क्या रोल है, यानी उनकी क्या क्या मतलब उनका क्या क्या रोल है, वो किस किस इंसान का जो है रोल निभा रही हैं, वो क्या है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हु इज़ द डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर इन द लेसन इवान स्ट्राइजन ओ लेवल। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा, तुम्हें ये तो पता है उसमें करेक्टर्स ये थे, सेक्रेटरी था, एग्जामिनेशन बोर्ड का गवर्नर था, इवान्स था, मिस्टर जैक्सन और स्टीफन थे, मैकलरी था, कार्टर था और बेल था। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर था कौन, तो तुम तो किसी का भी नाम लिखा होगा जो भी वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन में दिया गया होगा, और वहीं पे तुम्हारे क्या करेंगे, नंबर कट जाएंगे। सो इसे याद कर लेना अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। सो लेट्स बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन। इन दिस स्टोरी इवान स्ट्राइज एन ओ लेवल, Colin Dexter describes a criminal named Evans who is a hard nut to crack. इस स्टोरी में जो इवांस नाम का जो करेक्टर है ना वो एक ओ लेवल को ट्राई करता है, और जो कॉलिन डेक्स्टर है, ठीक है, कॉलिन डेक्स्टर कौन है, हमारे
ऑथर हमारा राइटर है, वो डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे एक क्रिमिनल जिसका नाम क्या है, इवांस है, वो एक हार्ड नट है क्रैक करने के लिए। हार्ड नट है क्रैक करने के लिए का क्या मतलब है, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, ये एक सेइंग है, यू कैन ऑल्सो से दैट कि हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा उलझा पुलझा इंसान है, उसे मतलब समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। He dodges the police so often and so easily that we begin to secretly admire him for his ease, ठीक है। He dodges मतलब चकमा देना, वो इतने अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इतने अच्छे तरीके से वो जो पुलिस ऑफिसर्स है उन्हें चकमा देगा कि हम सीक्रेटली उसे एडमायर करना, यानी उसकी प्रेस करना, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई बहुत चालाक बंदा, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रखी, तो पता नहीं इसने इतनी बेहतर प्लानिंग करी कैसी है, ठीक है। फॉर ऑल हिज ईज का क्या मतलब है, फॉर ऑल हिज ईज से मतलब है कि उसने इतनी आसान से पुलिस वालों को चकमा दे दी, इतने सारे पुलिस वालों को, और वो इतनी आसान से, हम चैप्टर में पढ़ेंगे कितनी आसानी से वो जो है जेल से, जो प्रिजन से एस्केप करके चला गया। ही हैज़ ऑलरेडी एस्केप फ्रॉम द प्रिजन द 3 times। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो जेल से भागने की कोशिश पहले ही 3 बार कर चुका है। ही इज़ नाउ पुट अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट वॉच, ठीक है, और उसे अब स्ट्रिक्टेस्ट वॉच यानी बिल्कुल कड़ी निगरानी में जो है उसे रख दिया गया था। क्यों रख दिया गया था, क्योंकि वो पहले ही 3 बार जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका था, इसलिए उसे क्या करा, कड़ी निगरानी में जो है रख दिया गया। ही हैड अर्न द टाइटल ऑफ इवांस द ब्रेक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज कि उसने अर्न कर लिया था, टाइटल अर्न कर लिया था, मतलब उसे नाम दे दिया गया था इवांस द ब्रेक का। किसका नाम दे दिया गया था, इवांस द ब्रेक का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हो ना उसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लो 1 marks में। और स्पेलिंग मस्ट है, तुम स्पेलिंग हर चीज़ की याद करके जाओगे, ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसे उतना इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है। और इसे किस चीज़ का टाइटल दे दिया गया था, इवांस द ब्रेक का। किसने दे दिया था, और प्रिजन ऑफिसर्स ने दे दिया था, ठीक है। चलो भाई टाइटल तो मिल गया इवांस को, किस चीज़ का, इवांस द ब्रेक का। लेकिन वो टाइटल दिया किसने, प्रिजन ऑफिसर्स ने वो टाइटल दिया उसको, ठीक है। द वे ही प्लान्स हिज एस्केप विद द हेल्प ऑफ हिज क्लेवर फ्रेंड शॉक इवन द मोस्ट टफ एंड अलर्ट प्रिजन गवर्नर, ठीक है। जिस तरीके से उसने अपना प्लान करा था जेल से भागने का अपने चालाक दोस्तों के साथ, उसने सच में जो सबसे टफेस्ट और सबसे ज़्यादा अलर्ट जो है, जिसे इस चैप्टर में माना गया है, वो कौन है, उसे वो गवर्नर है, और उसने उसे भी चकमा दे दिया था, उसे भी शॉक में डाल दिया था कि वो भाग कैसे गया, ठीक है। अब यहाँ पे आयरनी की गई है, सार्केस्टिक वे का यूज़ किया गया है गवर्नर के लिए। क्यों करा गया है सार्केस्टिक वे, क्या होती है, व्यंग्य करना, व्यंग्यात्मक तरीके से कुछ बोलना, ठीक है। और वो क्या बोला गया है कि जो हमारा गवर्नर है उसे क्लेवर, और उसे क्या बोला गया है, टफ, क्लेवर और अलर्ट प्रिजन ऑफिसर या फिर प्रिजन गवर्नर जो है उसे बोला गया है। क्यों, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए बहुत अलर्ट रहता था। लेकिन जिस तरीके से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग करी ना, उससे किससे एस्केप करने की, जो प्रिजन है उससे एस्केप करने की, इवन उसने उस टफेस्ट गाय को, उस अलर्टेस्ट गाय को, उस क्लेवरेस्ट गाय को, कौन है वो क्लेवरेस्ट गाय, वो है द प्रिजन गवर्नर, उसे भी शॉक में डाल दिया था, ठीक है। इन द बैटल ऑफ विट्स बिटवीन हिम एंड द एस्टैब्लिशमेंट्स, जो बैटल थी विट्स की, द बैटल ऑफ विट्स, ये क्या है, ये फिर से एक प्रोवर्ब यहाँ पर यूज़ करा गया है। ये जो बैटल हुई थी विट्स की, उसके और उस एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, उसने प्रूव कर दिया, ही प्रूव टू बी द सुपीरियर विद द लास्ट मास्टर स्ट्रोक ऑफ इंजेन्युटी। इंजेन्युटी का क्या मतलब है, सरलता। इंजेन्युटी का क्या मतलब है गाइज, सरलता। अब यहाँ पे बोला गया जो लड़ाई चल रही थी उसके और एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में, उसके और एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच का क्या मतलब है कि जो लड़ाई हो रही थी उसके इस सिस्टम के बीच में, यानी ये जो हमारे प्रिजन ऑफिसर्स है, ये जो गवर्नर है, उसके बीच में, उन सब से ऊपर उठ के उसने प्रूव कर दिया, यानी वो लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर चुके थे फिर भी कहीं ना कहीं, कि अब ये स्ट्रिक्टेस्ट जो है वो वॉच के अंदर है, यानी कड़ी निगरानी के अंदर है, अब ये जेल तोड़कर या जेल से भाग नहीं पाएगा। लेकिन उसने इस सब से ऊपर उठ के क्या प्रूव कर दिया कि वो लोग गलत थे और वो अभी भी सुपीरियर है और लास्ट मास्टर है,
मतलब इससे बड़ा मास्टर और कोई नहीं हो सकता सरलता का। ऑफ इंजेन्युटी का क्या मतलब, सरलता का मतलब इससे ज़्यादा चालाक इंसान कोई नहीं हो सकता। अब यू कैन इमेजिन इवन विद द इंट्रोडक्शन डैट कि कैसे जो है कि यू कैन से डैट कि कैसे जो है वो इन्होंने क्या करा था, इवांस ने कितनी आसानी से जो है जेल को तोड़ दिया होगा और क्या रहा होगा। गाइस मैं तो सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आगे की स्टोरी जानने के लिए। मैं इस चैप्टर को पढ़ चुकी हूँ इवन, ठीक है, मैंने मेरी क्लास में करा है जब व्हेन माई क्लास वॉज देयर, ठीक है। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद इस चैप्टर को पढ़ चुकी हूँ और मुझे इतना इंटरेस्टिंग अब भी इतना ज़्यादा फील हो रहा है कि मैं इस चैप्टर को दोबारा पढूँ। मैं इस चैप्टर में जानने के लिए अब बिल्कुल उतावले रखी कि इस चैप्टर में और क्या होगा। आई होप यू टू आर फीलिंग द सेम। और मैं आशा करती हूँ कि आपको जितना मैंने समझाया है, ये जो टाइटल समझाए, ये जो पर्सन्स बताए हैं और ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर का पढ़ा है ना, आई होप ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर से जो चैप्टर बिगन करेंगे, जो मेन टेक्स्ट जो है हम गो थ्रू जाएंगे टेक्स्ट के साथ, वो हम कल जाएंगे। आई विल अपलोड द वीडियो टुमारो। आज के लिए बहुत हो चुका है, इतना सा पढ़ लो और कल के लिए मेरे वीडियो के लिए वेट करना। इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल एंड लाइक द वीडियो, स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। एंड मैंने पहले भी बताया था, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए और मैं टाइमली तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी, टेंशन मत लो। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो वो भी मैं तुम्हें टाइम पे जैसे जो है अब देती जाऊँगी, ठीक है। और हिस्ट्री की वीडियोस जो हैं वो मैं टेक्स्ट से भी जो है ट्राई करूँगी कि मैं मोस्टली टेक्स्ट को यूज़ करूँ और कुछ मैं थोड़ा नोट्स के थ्रू, जिससे मुझे लगेगा ना कि हाँ भाई जिस भी टॉपिक मुझे लगेगा कि ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा इसमें NCERT मटेरियल नहीं दिया है, कुछ अजीब सी लैंग्वेज है, वो हम नोट्स के थ्रू करेंगे, आई प्रॉमिस गाइस। और होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो वो भी पढ़ पाएंगे। और आप देख रहे हो कि मैं क्वेश्चंस भी मार्क करवा रही हूँ साथ के साथ, जिस भी ना मार्क का क्वेश्चन बन रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टिल द एंड। ओके बाय, ओके गाइज, बाय, थैंक यू।